So, hello to everybody who's watching The Urban Affair. We are back after a 2-year hiatus, and now we are back with the Border Town series. और हमारी इस बॉर्डर टाउन सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फ्रंटियर टाउन्स को, कुछ ऐसे सरहदी शहरों को जो अपने बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ। और इस सीरीज़ में हमारा पहला एपिसोड है फाजिल्का। तो फाजिल्का में का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आते हैं डॉक्टर नवदीप पसीजा, और डॉक्टर नवदीप पसीजा का नाम लेते ही दिमाग में आता है फाजिल्का। तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे उनके शहर की दास्तान। और डॉक्टर नवदीप पसीजा के बारे में थोड़े से मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ। वैसे तो इंट्रोडक्शन के मोहताज है नहीं, लेकिन डॉक्टर पसीजा जो है ट्रैफिक एडवाइज़र हैं पंजाब गवर्नमेंट में, और ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इको कैब्स डायल रिक्शा सर्विस विच इज़ अ सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर द सिटी ऑफ फाजिल्का। और अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए ये मुसलसल लगे रहते हैं, कई साल से लगे हैं, और इनका जो विज़न है अपने शहर के लिए वो बहुत ही खूबसूरत है। तो आज हम इन्हीं की नज़रों से देखेंगे शहर फाजिल्का को। सो प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर नवदीप असीजा। Thank you, Aishwarya. Thank you very much for this warm welcome. It's a really matter of honor for me to be here. And मैं बहुत रेगुलर देखता रहता हूँ आपकी सारी सीरीज एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सो मेरा ख्याल है हमें अब फाजिल्का पर बातचीत अपनी शुरू करनी चाहिए. तो सर मैं सबसे पहले तो एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि फाजिल्का को लेकर आपका जो प्यार है वो जग जाहिर है. तो ये जानना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की बात है कि आपकी जो जुड़ाव है फाजिल्का से वो कैसे है, आपकी फैमिली, आपकी रूट्स फाजिल्का में कैसे इस्टेब्लिश हुए, आपका यहाँ से जुड़ाव कैसे बना, और दूसरी बात कि फाजिल्का शहर ने आपकी शख्सियत को कैसे मुतासिर किया, कैसे अफेक्ट किया. देखिए, जहाँ तक फाजिल्का की रूट की बात है तो मेरी फैमिली मतलब पास ही गांव है हमारा लादुका मंडी, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. और हमारी 7 पीढ़ियाँ करीब जो मुझे याद हैं वो यहीं से सारी पली बड़ी हैं. और रादर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उस गांव के एक वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रहे हैं. और हम सरहद के इस तरफ ही थे, मतलब पार्टीशन से पहले ही. तो वो जस्ट फाजिल्का से 15 किलोमीटर दूर है. और करीब 1980 में हम मतलब फाजिल्का में शिफ्ट हो गए थे फैमिली के साथ. मेरे फादर यहाँ पे पोस्ट मास्टर रहे हैं ज़्यादातर उनका कैरियर 1980 के बाद, तो उन्होंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में वो सेवाएं दी. और शहर से तो वो बचपन में अपने आप जुड़ाव हो ही जाता है, क्योंकि मैं एक ऐसे इदारे में मेरे पिताजी थे कि मैं बचपन में मतलब स्कूल में जब छुट्टी जल्दी हो जाती थी तो तब वहाँ के बैठ जाता था. और वहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफ लव मैंने देखा, मतलब साथ में तब पोस्टर एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इकट्ठा होता था. तो किसी को सुख, किसी को दुख में, किसी को टेलीग्राम करनी है, किसी का मनी ऑर्डर आया है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे लगता था कि मतलब जिनसे रिश्ता नहीं भी है मतलब खून का ना, उनसे भी कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है. और मैं कई बार बैठा होता था तो मैं अपनी अगर प्राइमरी स्कूल की बात करूँ तो वो किसी को चिट्ठी पढ़वानी होती थी, वो मुझे बोल देते थे कि आप पढ़ दो इसको. तो वो एक क्या था कि धीरे धीरे आप एक कनेक्शन ऐसा इमोशनल डेवलप कर लेते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हर पोस्टमैन मुझे जानता था. तो बस वो वही हुआ कि आपके रूट्स तो है ही हैं वहाँ, तो जहाँ आप पैदा होते हो वहाँ पे कोई ज़्यादा आपको वैसे भी जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती कि आप उस मिट्टी से क्यों प्यार करते हो. हाँ, लेकिन मेरे कुछ और उससे ज़्यादा रीज़न ये रहे कि एक मेरे फादर का डिपार्टमेंट, मेरे मदर टीचर थे, तो वो एक और पूरी फैमिली आसपास ही बसी हुई है. दैट्स हाउ आई एम मोर कनेक्टेड टू द सिटी. और सर फाजिल्का ने आपकी पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत को कैसे मुतासिर किया, कैसे आपको मोल्ड किया? वो एक ये मैं कह सकता हूँ कि आप जब बॉर्डर टाउन पे होते हो ना तो एक बड़े चैलेंजेस होते हैं आपके पास. आपको ना एक काइंड ऑफ मैं इसे कहूँगा कि एक नेगेटिव मोटिवेशन भी साथ साथ मिलता है, क्योंकि चैलेंजेस ये हैं कि कभी भी कोई लड़ाई की बात हुई है तो हम अपने फादर के बारे में से उनसे सुनते थे कि 71 की वॉर हुई, तब हमें घर खाली करना पड़ा, पूरी फैमिली मूव कर जाती थी कहीं हिमाचल या कहीं सेफ लोकेशन पे. तो जो भी आपकी पूरी एस्टैब्लिशमेंट होती थी पूरी हिल जाती थी. और जब आप पढ़ाई के लिए या कहीं भी बाहर जाते थे तो मैं अगर वो बात करूँ कि मैं 94 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए फाजिल्का छोड़ा +2 के बाद, तो किसी को शहर का पता ही नहीं होता था.
तो वो जो चीज़ें थी ना कि आप वहाँ रह रहे हो, आपको पता है कि वहाँ पे कितना प्यार है, वहाँ की एक अपनी पहचान है, उसकी एक अपनी ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ आप देख रहे हो और बाहर वाली दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो ऐसे लगता था कि वी आर एट अ नो मैन्स लैंड, मतलब वहाँ पे अच्छा। आखिरी बस 6 बजे के बाद नहीं जाती है। तो बहुत सारी हुँ, हुँ। एक इतनी खूबसूरत जगह के साथ बहुत सारी नेगेटिव नोशंस जुड़े हुए थे और सरकारों से की तरफ से भी कोई ज़्यादा पॉलिटिकली काम नहीं किया जाता था, कोई इंडस्ट्री भी नहीं थी। तो आप जब पढ़ अच्छा। रहे थे तो फिर वो होता है ना कि आप एक नई दुनिया देखने जा रहे हो और जब आप पीछे मुड़ के देखते थे, तो फिर हुँ, आपको हुँ। ये हमेशा एक चैलेंज रहा था कि अगर कुछ लायक बन गए ज़िंदगी में, तो सबसे पहला हुँ, हुँ। काम आपने उस जगह के लिए करना है जिसने आपको मोहब्बत देके, तालीम देके आपको बड़ा किया। सो दैट इज़ हुँ। हाउ वी टू गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। लवली, लवली सर। सर यही आपने जो अभी थोड़ा ज़िक्र किया कि बॉर्डर टाउन के होने के अपने चैलेंजेस भी हैं। इसको लेकर ही मेरा आपसे अपना सबसे अहम सवाल ये भी है कि बॉर्डर टाउन में रहने के और क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि जैसे कि कुछ फ्लिप साइड्स तो आपने जैसे बताई कि हमेशा डर रहता है जंग का या और थोड़ी-सी सेंसिटिव एरिया रहता है। और क्या एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे ख़ास एक्सपीरियंसेस जो एक बॉर्डर टाउन के रेज़िडेंट को ही फ़ील हो सकते हैं? तो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताइए अच्छे, बुरे, खट्टे-मीठे जैसे भी हैं। देखिए सबसे जो चैलेंजेज़ एक वो होता है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा कनेक्शन है। मतलब जब ये शहर बसाया गया था तो ब्रिटिश ने मतलब क्या था कि ऊपर महाराजा रंजीत सिंह का राज था, ऊपर पंजाब था तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट था सतलुज के किनारे बिकॉज़ दे वर ट्रेडर्स उनको ट्रेड करना था। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो उन्होंने लाहौर से दिल्ली में सीधी लाइन लगाई और सतलुज के इस तरफ जो एक जगह मिली उनको उसने फाजिल्का शहर 1844 में बसा दिया। तो पार्टीशन की अगर ना बात करें तो वी वर द मोस्ट आइकॉनिक सिटी, वेल प्लान्ड टाउन, हुँ, अनडिवाइडेड पंजाब का हम ही थे। मतलब जो बसाया गया था और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग तो आप ये देखेंगे जो चंडीगढ़ में है वो सारा फाजिल्का में छोटे स्केल पे मिलेगा आपको, पूरा ग्रिड आयरन है, हमारे पास अपना सिटी सेंटर है, सेम लेक, सब कुछ वो अच्छा। एज इट इज ही है। लेकिन पार्टीशन ने हमें बिल्कुल बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया, तो हम मतलब वो जो कहते थे आखिरी शहर, तो हमारी जो जी, लड़ाई थी कि हम ये कहते थे कि हम आखिरी शहर नहीं है, हम वो पहला शहर है, मतलब हिंदुस्तान पहला शुरू शहर। हमसे होता है और उसको जी। प्रूव करने के लिए हमें तो चैलेंजेस वही है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी। मतलब जी। आप पंजाबी मूवी देखें तो उसमें मतलब मजाक के लिए फाजिल्का का नाम यूज किया जाता है कि मतलब अगर ज्यादा तंग करोगे तो तेरी पोस्टिंग फाजिल्का कर देंगे, मतलब वी आर द हुँ, सिटी हुँ। विद लॉट ऑफ पनिशमेंट पोस्टिंग ऑफिसर्स। तो आई वो सी। सबको जो जिनसे पंजाब सरकार नाराज होती है उनको फाजिल्का भेज दिया जाता था। तो अच्छा। अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, बट बाय एंड लार्ज हमारे साथ बहुत सारे वो थे कि डेवलपमेंटल इशू, आइडेंटिटी क्राइसिस तो था ही था हमारे लिए, लेकिन हमें कुछ अच्छा करना भी है तो फंडिंग से लेके और हम सराउंडेड है ड्रेन्स के साथ, मतलब जितना भी आप देखें सतलुज बुड्ढा नाला से निकल के है, तो फाजिल्का एज अ जी, सिटी सराउंडेड बाय ड्रेन्स, दूसरी तरफ भी ड्रेन। तो आप चारों तरफ आप देखेंगे आपके आप सिर्फ वाटर पोल्यूशन और बीच में एक शहर रह गया जो किसी अच्छा। टाइम आज़ादी से पहले अपनी आबो हवा अपने मीठे पानी के लिए जाना जाता था। तो हुँ, वो हुँ। एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, एनवायरमेंटल चैलेंज, जिसने हमें मेजर पॉपुलेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं थी और हर कोई जो पढ़ता जा रहा था 10th-12th के बाद, मतलब फाजिल्का में दोस्त मिलने बंद हो गए थे एंड इवेंचुअली एक टाइम ऐसा था कि एक ओल्ड एज होम हम इसको कहने लग गए थे कि यंगर अच्छा। पॉपुलेशन मिलनी बंद हो गई थी। सो जी, दोज आर द चैलेंजेस। आई सी सर। सर बॉर्डर टाउन होने के साथ-साथ क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल फ़ाज़िलका के साथ ही लगता है, तो कुछ ऐसा कल्चरल एक्सचेंज या कुछ ऐसा कल्चरल कनेक्टिविटी भी आपको फ़ील होती थी? और पाकिस्तान के साथ होने पे आपको कुछ चेंजेस भी फ़ील हुए विद टाइम कि जैसे-जैसे वहाँ पर हुकूमत चेंज हो रही है या वहाँ का माशरा है, वहाँ की सोसाइटी चेंज हो रही है, तो कुछ आपको इस तरह के चेंजेस वहाँ अपने टाउन में फ़ील हुए हैं कभी? देखिए मैं ये कहूँगा कि 1990-95 तक चीज़ें बहुत आसान थी, मतलब फेंसिंग नहीं थी, बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा ओपन थे। जी। अ, हम बॉर्डर पे भी जाते थे तो इतना ऑथेंटिक बॉर्डर था कि हम आराम से आधा घंटा बातें करते रहते थे एक दूसरे के साथ में, मतलब जो दूसरी तरफ से आए हुए हैं उनसे कल्चरल जी, एक्सचेंज हो जाता था, उनको बिंदी अच्छी लगती थी वहाँ की लेडीज़ अच्छा। को, तो ऐसे ही आराम से गुफ्तगू हो जाती थी। तो जी, वहाँ डेफ़िनेटली जो वहाँ पे
बदलाव आते थे उसका असर हमें भी देखने को मिलता था कि मुझे याद है जब वहाँ पे जी। बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई थी बहुत देर बाद वहाँ पे जो पूरा इंतज़ामिया था, आर्मी के पास था, तो एकदम से इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी। तो उसके जो आसार थे, अच्छी बातें थी, इसका इधर भी फ़ील होने लगी थी कि अब शायद बॉर्डर में कुछ बदलाव होंगे, दोनों हुकूमतें। जो नुकसान है कि कभी भी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की पहल नहीं हुई है बॉर्डर। मतलब जो अच्छा। बहुत सारी समस्याएँ हैं कि अगर लोगों को लोगों से बात करने दी जाएगी हुँ, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा मतलब क्योंकि मैं उस शायद जनरेशन में हूँ जिसने वो देखा है। हम सारे पाकिस्तानी सीरियल देख के बड़े हुए हैं। हमें मतलब शुक्रवार को हमें पता था हमें अंधेरा उजाला देखना है या नीलाम घर थर्सडे जी। देखना है। तो मतलब मैं हुँ, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा उर्दू भी जानता हूँ और हमारी जो लैंग्वेज है वो भी कोई मतलब उस तरफ शाहमुखी बोली जाती है, इधर गुरमुखी बोली जाती है और हम दोनों के बीच वाली बात लैंग्वेज बोलते हैं। तो एक छोटे से जी, शहर में 4 डायलेक्ट है पंजाबी के। तो वो जी, कल्चरल है, खाना-पीना सेम है, पहरावा मिलता-जुलता है। बट बिल्कुल। ये है कि समय-समय पे जियोपॉलिटिकल रीज़न्स के कारण कभी वो लोगों का लोगों से राब्ता कभी हो नहीं पाया। जी, तो जी, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारें ही डिसाइड करती हैं कि हम क्या बात करें और कब बात करें। जी सर। सर आपने ये डिस्कस किया कि बॉर्डर पर जाके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो सर ऐसे जैसे एक वाघा बॉर्डर पे ये जो रिट्रीट सेरेमनी है ये की जाती है। मैंने सुना है कि फ़ाज़िलका में भी ऐसी एक रिट्रीट सेरेमनी है जहाँ पे बीएसएफ वाले और पाकिस्तान रेंजर्स जो हैं शाम में एक ऐसा एक एक्सचेंज करते हैं। आपको क्या लगता है कि सर व्हाट इज़ द रैशनेल ऑफ हैविंग सच अ सेरेमनी और इससे क्या इंटरपर्सनल रिलेशंस पर फ़र्क पड़ता है दोनों साइड के लोगों के जज़्बे में या आपस में से कोई कंक्रीट कम्युनल हार्मनी पे कोई असर पड़ता है? नहीं देखिए पंजाब में पूरे हिंदुस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पे 3 जगह पे रिट्रीट सेरेमनी होती है। अमृतसर, फ़िरोज़पुर और तीसरा है फ़ाज़िलका। जो बहुत ही ऑथेंटिक और छोटा-सा है वो सबसे ज़्यादा फ़ाज़िलका है बिकॉज़ बिल्कुल आप आमने-सामने बैठे हो। मतलब वाघा जी, में आप बहुत दूर होते हो और ये इसकी शुरुआत 1971 की वॉर के बाद की गई, कि आपस में एक मतलब आपस में लोग बात करें, एक-दूसरे से मिलें क्योंकि जितनी नफ़रत पैदा हो चुकी थी उसको कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज़ करना था। क्योंकि दोनों तरफ के अवाम और देशों के लिए ठीक नहीं है मतलब नफ़रत से आप कहीं नहीं जाएँगे, मतलब नुकसान ही करेंगे अपना। जी, तो उसका एक ये था लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कभी एग्रेशन आ जाता था। हुँ, तो जो उसका पर्पस था कि आपस में एक्सचेंज हो मतलब दोनों मिल-जुल के बड़ी कोऑर्डिनेटेड वे में वो ड्रिल की जाती है और आप अच्छा, लेकिन वो है कि उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्रेशन आ गया, हूटिंग होने लग गई। आप ड्रिल की जो आप पूरा देखेंगे कि उसमें से जो ओरिजिनल वाले लहज़े थे वो ख़त्म हो गए। इट इज़ मोर आप अपनी लात कितनी ऊपर उठा के दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, या जी, अपनी चेस्ट को, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड आल्सो बट एट द सेम टाइम इट इज़ मोर लाइक अ, तो उसका मिला-जुला असर ही रहा। लेकिन हाँ, मैं फ़ाज़िलका की बात करूँ तो इट इज़ मोर लाइक अ वेरी कॉर्डियल रिट्रीट के बाद लोगों को मिलने दिया जाता था, आपस में बात करते थे। अब वो बंद हो गया है। अगर वो अच्छा, चलता रहता तो शायद एक बहुत खूबसूरत थी और आज भी फ़ाज़िलका इकलौता ही एक बॉर्डर है। मैं आपके सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ जहाँ 14 और 15 अगस्त को दोनों दिन सेलिब्रेट होते हैं क्योंकि 14 अगस्त को उनकी यौम-ए-आज़ादी होती है, हमारा 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस और ना करते करीब 40 से 50,000 लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं पूरे हिंदुस्तान से। बिकॉज़ दैट इज़ अच्छा, द ओनली ओपन बॉर्डर जहाँ से आप अपने काउंटर पार्ट को देख सकते हैं। मतलब आपका हाँ, लाइक हमारे राजस्थान बड़े दूर-दूर से लोग आते हैं सिर्फ़ 14 अगस्त को कि जो वीज़ा नहीं ले सकते या कुछ है, लेकिन वो अपने रिलेटिव्स को उस तरफ देख पाते हैं और वेव कर लेते हैं, इट्स क्वाइट क्लोज़। तो अभी इकलौता यस, बॉर्डर फ़ाज़िलका ही बचा है। तो यहाँ अच्छा, मुझे लगता है कि वो पर्पज़ अभी सॉल्व हो रहा है जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। जी सर, जी। सो इंटरेस्टिंग सर। अच्छा एक चीज़ और बताइए सर ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ फ़ाज़िलका जो है ये हमेशा सबसे आगे रहा है, फ्रंट लाइन पर रहा है। तो इस एसोसिएशन के बारे में कुछ बताइए सर और आपका इसके साथ जुड़ाव जो है उसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालिए। क्या-क्या एक्टिविटीज़ करते रही है ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन और क्या इनका रोड मैप रहता है? देखिए देखिए हमने इसकी शुरुआत 2005 में कर दी थी। डॉक्टर भूपिंदर सिंह जो हमारे फाउंडर थे जो अ, वो उन्होंने इसकी स्थापना की वो आईआईटी रुड़की के प्रोफ़ेसर थे।
तो वो फाजिलका में जस्ट रिटायरमेंट के बाद आया एंड ही हैज़ अ विजन कि कुछ नवदीप किया जाए एंड हम एक दूसरे को ईमेल और उन्होंने उन लोगों से कांटेक्ट किया जो कुछ कुछ कर रहे थे। मैं अपने लेवल पे कुछ कर रहा था फाजिलका को लेके, सो हमने एक ग्रुप बनाया। तो हमारा ऐसा एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल, जो इसलिए इसका नाम भी ग्रेजुएट्स रखा गया कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और जो बाहर रहते हैं, तो किसी के पास टाइम है, किसी के पास सोच है, किसी के पास समय है, और इसका हमने प्रिंसिपल रखा 3 ईज के ऊपर, विच इज़ एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इससे हम इकट्ठा होके हमने शुरुआत की और हमने कहा कि पहले फाजिलका की जो महानता है लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों को बताया जाए कि आप किस मिट्टी में पैदा हुए हो, और फिर हम लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड इन 2006। अच्छा सर, यहाँ पर जो हेरिटेज फेस्टिवल्स हैं जिनमें आप हमेशा शिरकत करते हैं सबसे आगे बढ़ चढ़कर, और फाजिलका के आर्ट कल्चर, इसकी हिस्ट्री को हमेशा प्रमोट करते हैं, जैसे महक सरहदी हो गई, फिर एक फाजिलका हेरिटेज फेस्टिवल मैं देख रही थी। तो बाकी इन्वायरमेंट के लिहाज से आप लोग एक आनंद उत्सव करते हैं जिसमें प्लांटेशन ड्राइव पूरी चलती है फुल स्केल पर। तो सर ये सब भी ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन ही स्पेयरहेड करता है, और मतलब आपके साथ और कौन-कौन से लोग जुड़े हैं? शहर के बाकी सब लोग भी जुड़े हैं या बाहर से लोग भी सपोर्ट करते हैं? कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा जी, मतलब मुझे ये कहता है कि पूरा फाजिलका ही इसका हिस्सा है, मतलब उसमें ये कहा जाए कि उसको मैं करता हूँ तो नहीं है। क्योंकि जब भी मुझे फ़ोन आता है, तो जब अब हम उस मुकाम पे पहुँच गए हैं, जब हमने फेस्टिवल शुरू किया था, कि हर कोई ये पूछता है कि हमारा फेस्टिवल कब है? तो हमें लगता है ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। मतलब कोई जी, वो मेरे नाम से ना करके, मैं आई एम वन ऑफ द फाउंडर, और शुरुआत करने का ये रीज़न था कि आप लोगों को पहले इकट्ठा कीजिए, क्योंकि एक हिस्सों में बटा हुआ था, मतलब जो भी छोटे-छोटे कोई कल्चरल इवेंट्स थे, वो किसी क्लब के हुँ, नाम पे थे, किसी कास्ट के नाम पे थे कि ये पर्टिकुलर समाज एक ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो एक जी, एक बटा हुआ था। पहले सबसे हमारे लिए चैलेंजिंग था कि फाजिलका के लिए लोगों को खड़ा किया जाए। तो हमने 2006 में पहला अपना शुरुआत की इसकी, एक स्ट्रीट पे कुछ एरियाज़ को कार फ्री करके कि लेट्स अच्छा, वॉक, सारे वॉक करते हैं एंड रात को करते थे, बिकॉज हमारे लिए आइडिया था कि एक मुझे महिला मिले जो हमारे मेंबर, वो कहते हैं कि आप सबके लिए तो लाइफ है, लेकिन 8 बजे के बाद तो इस शहर में जिंदगी नहीं है, ये शहर 9 बजे तो सो जाता है, और हमें अगर जी, बाहर निकलना है तो वी हैव अ नो लाइफ। सो कीपिंग हुँ, दैट वुमेन ऑफ द सिटी कल्चर एंड यूनिफिकेशन ऑफ द सिटी इन माइंड, हमने ये शुरुआत की इस फेस्टिवल की, और इसलिए हमने जी, एक फेस्टिवल स्पिरिट के साथ उसको मनाने की बात की कि जी, सारी साइंटिफिक बातें करेंगे, लेकिन उसका फ्रंट एंड हमारा कल्चर होगा, हमारा जी, शहर होगा और हमारा वातावरण होगा। जी। बहुत जी बेहतर सर। इसकी कवरेज जो है हेरिटेज फेस्टिवल की भी और जो आनंद महोत्सव है उसकी भी हम लोग देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और सच इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। अच्छा सर, अब ये बताइए, फाजिलका की कम्युनिटी लाइफ पर थोड़ी सी बात करते हैं। कैसी कम्युनिटी लाइफ है, लोक जीवन कैसा है? फाजिलका शहर में कोई ग्रामीण असर कितना है, शहरी कितना है, और लोगों का क्या मिजाज है, कैसी किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन से तीज त्योहार मनाते हैं, कुछ उस पर बात करते हैं। जी। फाजिलका में वो जो हमारे सारे पंजाब के त्योहार हैं वो सारे ही हैं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं, बिकॉज क्या था कि ये ब्रिटिश ने जब टाउन बनाया था, तो जितने भी ट्रेडर्स थे अक्रॉस द ट्रेडिंग कम्युनिटीज, बरसाने के बाद उनको जगह दी गई थी। तो मतलब फाजिलका में आपको मारवाड़ी कल्चर भी मिलेगा, अच्छा, आपको बागड़ी कल्चर में मिलेगा, मतलब मेरे एक ही शहर में 4 पंजाबी के डायलेक्ट बोले जाते हैं। मतलब आपको अगर अच्छा, पंजाबी में स्टडी करनी हो, किसी ने डॉक्टरेट करनी हो, तो फाजिलका से बेहतर जगह नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा, एक ही लैंग्वेज की वेरिएशन मोहल्ले से चेंज हो जाती है। मतलब आप इस मोहल्ले में तो अच्छा, आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, दूसरे मोहल्ले हुँ, में पहुँचते ही आपको अलग है। तो प्रेडोमिनेंटली यहाँ पे इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी सिटी ओके, अबोहर के साथ, जी, और जो ज़्यादातर बाहर है, तो अर्बन और सिटी लाइफ में इसमें थोड़ा फ़र्क है फाजिलका में, जी, जी, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत अलग है शहरी क्षेत्र से, क्योंकि शहर में ज़्यादातर ग्रामीण वो वही हैं जो यहाँ रहते आ रहे हैं सदियों से, और शहर जी, वाले वो लोग थे जो बाहर से लाए गए थे। तो एक माइग्रेंट्स को बुलाया गया था, यहाँ का ओरिजिनल कोई भी नहीं था, जो ट्रेडर्स थे सब थे, उन सबको यहाँ बुला लिया गया था। तो
तो लाइफ़स्टाइल ये है, प्रेज़ेंस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कारण अगर आप देखेंगे तो मतलब आप शहर में आएँगे तो लोगों के पहरावा, खाना-पीना बिल्कुल आपको फ़र्क नहीं लगेगा कि आप चंडीगढ़ या किसी बैकवर्ड एरिया में आ गए हैं। वो बहुत ही उतना ही लाजवाब है। और हमारे हमारे ज़्यादातर जो मतलब राजस्थान के भी कुछ फेस्टिवल यहाँ पे आपको मनाते रहेंगे। हमारे फ़ाज़िलका आप आएँगे तो आपको गणेश उत्सव भी उतना ही मनाता मिलेगा। आप चाहे वृंदावन का कोई कल्चर होगा वो भी फ़ाज़िलका, क्योंकि अलग-अलग कम्युनिटी यहाँ आके बसी हुई है। तो एज़ अ जी। रिज़ल्ट द सिटी लाइफ़ इज़ मोर वाइब्रेंट, मतलब ऑलमोस्ट ये ले लीजिए कि हर 15 दिन, महीने में कोई ना कोई एक त्योहार हमारे लिए होता ही है, जिसको हमें हुँ, जाके हुँ। मनाना होता है। अच्छा, बेहतर है। अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ की क्योंकि आपसे ये एक सवाल ना पूछूँ तो मेरा ख़्याल है पर्पस डिफीट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बताइए, रोड कनेक्टिविटी कैसी है फ़ाज़िलका की बाकी शहरों से? और कैसी रोड्स हैं? कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे? देखिए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी डेवलप हो गया है। लेकिन हमारी रेल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब हम स्टेट कैपिटल, और जिसके लिए हमारी अगली स्ट्रगल है, ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का जो प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन था तब ट्रेन लेके आ गए थे। मतलब 1898 की मैं बात करूँ तो फाजिलका में जी, तब ट्रेन आ गई थी, जब हिंदुस्तान में जो पहली कुछ थाने मुंबई के बाद ट्रेन डलने लगी थी। हम भावलपुर रियासत का हिस्सा होते थे उस टाइम, जी, फाजिलका। अच्छा, तो रेवाड़ी से लेके भावलपुर तक की जो ट्रेन थी उसमें फाजिलका भी आ गया था। तो तब बहुत अच्छा था। पार्टीशन के बाद हमारी कनेक्टिविटी उतनी आज भी, मतलब हम उसके लिए जो कहते हैं, अदरवाइज बाय रोड आपको ट्रैवल करना है तो वी आर वेरी वेल कनेक्टेड। और एक छोटा सा शहर है, मतलब आप ये सोचिए कि एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ राजस्थान और एक तरफ पंजाब, और पीछे हमारे पाकिस्तान है। तो मतलब जी, 4 स्टेट और एक एक डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम 3 स्टेटों को टच कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल कंट्री को टच कर रहे हैं, और सबका कहीं न कहीं से। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। इंटरनल जो है हमारा वो ज़्यादातर टू व्हीलर्स हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बिल्कुल नहीं है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे हमारे पास साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा ही हैं, जिनके ऊपर हमने मुसलसल काम करते रहते हैं, मतलब जी, उनकी जी। बेहतरी के लिए। सर साइकिल रिक्शा और रिक्शा की बात आई तो मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा आपके इको कैब्स प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए हमारे ऑडियंस को क्या कांसेप्ट था? और बहुत ही इंट्रिगिंग है सो हमारी ऑडियंस मेरे ख्याल से कनेक्ट करना चाहेगी। इको डायल रिक्शा सर्विस के बारे में और फ़ाज़िलका में उस एक्सपेरिमेंट को स्पीयरहेड करने के बारे में अपने तजुर्बे पे थोड़े-से आप बात कीजिए सर। देखिए, इको कैब कुछ भी नहीं था, एक नयापन देना था वो पुरानी सर्विस को। तो मतलब जब भी हम जो मैं मतलब अपनी फॉर्मल एजुकेशन जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन में कंप्लीट की, तो होता है कि आपने अपने शहर को तो सबसे पहले जहाँ रहते हो उसको ठीक करना है। जी, तो जहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था उस टाइम, अगर जब हमने बात की 2008 में हमने इसकी शुरुआत की थी, तो तब सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकिल रिक्शा था और थोड़े से गिनते-चुनिंदा ऑटो थे हमारे पास। अब ये होता जी, क्या था कि रिक्शा वाला सवारी की वेट कर रहा है और सवारी घर में बैठी हुई रिक्शा की वेट कर रही है। तो जी, डिमांड और सप्लाई में गैप था। मतलब उनको कोई बिल्कुल, जोड़ने वाला नहीं था। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी डिजिटल एम्पावरमेंट, मतलब उस टाइम मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन हो रही थी। लेकिन 2008 में मैं बात करूँ तो हर किसी के पास फ़ोन नहीं था। गरीबों के पास या नीचे रिक्शा तो भूल ही जाइए, मतलब। तो वहीं से आइडिया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते थे, तो मैं तो चंडीगढ़ या दिल्ली रहता था। तो उनको अगर कहीं जाना-आना होता था, तो उनको सबसे कन्वीनिएंट रिक्शा ही लगता था। हुँ, लेकिन हुँ, रिक्शा को लेने जाना पड़ता था, ढूँढना पड़ता था, और रिक्शा हुँ, वाला कहीं न कहीं खड़ा रहता था इंतज़ार में कि कोई शायद मेरे पास सवारी आएगी। तो हमारा जो 20 जून को, मतलब 2008 को ये आइडिया आया, और मेरे मदर ने ही उसको मोटिवेट किया कि बेटा मुझे बर्थडे गिफ्ट विफ्ट मत दे, कुछ शेयर के लिए कर दे। तो देन 7500 रुपए लगे हमारे। हमने 5 डब्ल्यूएलएल उस टाइम फ़ोन लाइन वायरलेस वाले होते थे लैंडलाइन। तो एक हुँ, सीरीज़ में 5 सेक्टर्स में सिटी को डिवाइड किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और जो चाय वाला होता था, उसको वो फ़ोन हुँ, दे दिया। और रिक्शा अच्छा, स्टैंड और चाय वाला आपस में जुड़े होते हैं, मतलब जहाँ रिक्शा खड़े होते हैं ना, वहाँ पे एक चाय वाला भी है ही है। तो ठीक, हमने उस चाय वाले को दिया, एक तो डायल टी शुरू हो गया, मतलब उसको चाय के ऑर्डर भी फ़ोन पे आने लग गए। और क्या बात है। इन रिटर्न क्या होता था कि आपको रिक्शा चाहिए तो आप वहाँ फ़ोन कीजिए और रिक्शा आपके घर भेज दिया जाता था। तो हुँ, मैंने हुँ, ये सिर्फ़ एक डिजिटल एम्पावरमेंट का काम किया कि एक जो हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था और एक हमारा जी, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था। इन दोनों का आपस में तालमेल करके हमने डायल रिक्शा शुरू कर दिया, और वो
एक्सेप्शनली ग्रेट, मतलब वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था कि जितने को रिक्शा थे हमारे पास, शुरुआती में तो हमारे 700-800 कॉल्स पर डे तक हम टच कर जाते थे, मतलब। अच्छा। लेकिन तब ये होता था कि घरों में लोगों के पास फ़ोन थे, रिक्शा वालों के पास नहीं थे। तो जी। धीरे-धीरे मोबाइल फ़ोन ने आगे बढ़ना शुरू किया। फिर 2010-11 में जब हमें एक भारत सरकार ने इसको सम्मान दिया, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने, कि एक बहुत बेहतरीन आपने मेहनत की है एक नयापन देने के लिए। तो उसी पैसे से हमने सबके लिए मोबाइल फ़ोन खरीद दिए। तो अब अच्छा। आपको पर्टिकुलर डायल रिक्शा तो चल ही रहा है, लेकिन आपके पास डायरेक्ट रिक्शा वाले का नंबर है, जो आपको पसंद है, आप जब चाहते हैं जी। उसको फ़ोन करके बुला लेते हैं। क्या तो बात है ये है सर। इको कैब। बेहतरीन शुरुआत है सर ये। आपका क्या ख़्याल है दूसरे शहरों में लागू करने में कोई क्या चैलेंजेज़ आ सकते हैं या फिर क्या चीज़ है जो बाकी शहरों में इसको हम अभी तक रेप्लिकेट कर नहीं पाए हैं? नहीं, शुरू हुआ पंजाब एंड माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका सुओ मोटो लिया। पूरे पंजाब में इसको लागू करने के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शुरू हुआ। लेकिन क्या था कि 2011-12 आते तक मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई थी। तो मतलब जी। एज़ सच थ्रू कॉल सेंटर या आपको नहीं था, आपको सिर्फ़ एक रिक्शा वाले को मोबाइल भी लेके दे देंगे आप, एक म और सिम कार्ड भी ले देंगे, तो वो हुँ, एक हुँ। अपने आप में रिक्शा को सवारी के साथ जोड़ने का आपने रिश्ता कायम कर दिया। पटियाला ने जी। इसका बहुत अच्छा रूप किया, अमृतसर में ये हुआ, पटियाला में तो ये किया उन्होंने, टूरिस्ट रिक्शा बना लिए कि अगर आपको शहर घूमना है तो आप और हमने उन्हीं रिक्शा वालों को एज़ अ टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग दे दी, पंजाब पर्यटन विभाग के साथ मिलके। तो आप वो रिक्शा बुक करते थे, वो आपको पूरा शहर घुमाता था, और वो हुँ, हुँ। टूरिस्ट गाइड खुद है रिक्शा वाला, और जी। आपको जो शहर की जो खाने वाली चीज़ें हैं, कचौरी है, पकौड़े हैं, वो उन गलियों में से लेके जाता था, और आप उस सिटी को एक नए तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते थे। तो मतलब लोगों ने अलग-अलग तरीके से इसको डायल ए रिक्शा को यूज़ किया। लेकिन जो आप ओला और उबर देख रहे हैं, ये डायल ए रिक्शा जी। का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब। जी सर। देखिए आपके प्रोजेक्ट को ऐसे अलग-अलग रूपों में फैलते हुए देखना इसकी ऐसा है कि जैसे आपका अपना बेबी है उसको आपने नर्चर किया और अब वो जाके चीज़ें अचीव कर रहा है, देश में जी, अपनी बिल्कुल, नाम कर रहा है। बिल्कुल। सर अभी आपने नाम लिया कि रिक्शा वाले गाइड की तरह लोगों को लेकर जाते हैं और खाने-पीने की चीज़ें भी बताते हैं कि शहर में ये ख़ास है, इस शहर में वो ख़ास है। तो हमारे जैसे चटोरे लोगों के लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे फ़ाज़िलका में खाने में क्या-क्या चीज़ें मशहूर हैं, क्या-क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं? क्या यहाँ की स्वाद है ऐसे जो बाहर से लोग आकर चखना चाहेंगे या देखिए, मैं ये कहूँगा कि फ़ाज़िलका इज़ अ वेजिटेरियन पैराडाइज़, मतलब अच्छा। बड़े, एक मैं कहता हूँ कि एक गॉड फ़ियरिंग एंड होपफुल लोगों का शहर है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो हमारी हमारा स्ट्रीट फूड है ख़ास करके, और जो वैसे भी खाने का नॉर्मल पंजाबी खाना ही है वहाँ पे भी। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं राजस्थानी खाने से। तो आपको फ़ाज़िलका के खाने में राजस्थानी फूड भी काफ़ी हद तक मिलेगा। अ, अच्छा। लोकल अगर मैं बात करूँ तो फ़ाज़िलका के जायकों की, तो यहाँ का स्ट्रीट फूड, मतलब जो कुछ बने हुए हैं, जैसे यहाँ की कचौरी, एक ख़ास तरह की कचौरी है जो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान से आई थी, मतलब। तो अच्छा। वहाँ बनती थी, तो एक आधी फैमिली यहाँ लेके आई, तो अब सुबह-सुबह फ़ाज़िलका में आप घूमेंगे, तो वो हुँ। बहुत ही नॉमिनल सी, मतलब आप सोचिए कि एक 15 या ₹20 की आपको 5 कचौरियाँ दे देते हैं। तो मतलब आप अच्छा। ₹20 में भरपेट ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से, छोले कुलचे यहाँ के बहुत फ़ेमस हैं, अलग तरह के बनते हैं। हुँ, देन हुँ। हमारे जैसे भटूरे छोले और टिक्की वग़ैरह, वो तो सब व्यंजन है, लेकिन अलग तरह से उसको सर्व किया जाता है, मतलब कुछ उसमें जी। फ़ाज़िलका वाले एलिमेंट ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये अच्छा। यहाँ की कुछ बड़े, मतलब कचौरियाँ, टिक्की, भटूरे, चने, ये हुँ। सब, और गोलगप्पे कुछ ख़ास लोगों के काफ़ी जी। फ़ेमस है, मतलब चटोरों का शहर है ये, मैं कह सकता हूँ। क्या बात है। सर मैंने सुना है यहाँ का एक मिठाई है यहाँ की तोशा, वो भी बहुत मशहूर है, उसका नाम तो मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है। क्या कैसे जी, वो जी। यहाँ ये फ़ाज़िलका की स्पेशलिटी बनी? हाँ। ये ज़्यादातर जो ज़्यादा मैं बताया ना स्पेशलिटीज़, जो कुतोशा एक जी। फ़ाज़िलका में था कि जो पहले पाकपटन में बनता था। ये मैं कह अच्छा। सकता हूँ कि गुलाब जामुन की एक मॉडिफाइड फ़ॉर्म है। मतलब स गुलाब जामुन को थोड़ा सॉलिड कर देंगे आप, उसमें थोड़ा खोआ डाल के या थोड़ा मैदा, तो अच्छा। उसकी शेल्फ लाइफ़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप पार्टीशन से जब इधर आए, तो उसपे थोड़ी हुँ। R&D की, तो सबसे पहली जो फ़ैमिली थी पटनिया से जो इधर शिफ्ट हुई, वो पाकपटन से आए, तो उन्होंने अपना हुँ। सरनेम ही पाकपटन रख लिया।
तो अच्छा। उन्होंने इन्वेंशन की और फिर वो पूरे शहर में मतलब अब जैसे आगरे का अगर आप पेठा है, तो हमारे हुँ, फ़ाज़िलका का वो तोशा है और बहुत ही लज़ीज़ पकवान है जो उधर से इधर को आया हुआ है कचौरियों के साथ। क्या तो ये बात तो है! फ़ाज़िलका की हमारी पहचान है और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास मतलब आप शहर में आए हैं तो खाने के अलावा शॉपिंग के लिए जुत्ती जो है मतलब कसूर से कम 200 फैमिली पार्टीशन के बाद इस तरफ पंजाब में आके सेटल हो गई थी। तो जो आप अच्छा, पंजाबी गाना सुनते हैं जुत्ती कसूरी तो वो ओरिजिनल कसूर के जो एम्ब्रॉयडरी वाले जो वो लोग फैमिलीज़ थी वो फ़ाज़िलका में ही सेटल थी। तो पूरी अच्छा। मार्केट है तो फ़ाज़िलका में आप आएँगे आपको खाने का तोशा, खाने के हुँ, व्यंजन के अलावा देन आपके पास शॉपिंग के लिए जुत्ती है एम्ब्रॉयडरी फुलकारी लोग काफ़ी करते हैं गाँव में लेकिन सिटी में कम मिलेगा आपको। हुँ। तो मतलब इट्स अ परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्या बात है सर! सुनकर ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है, अब तो चक्कर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन एज़ एन आर्किटेक्ट मेरा इंटरेस्ट रहता है कि हेरिटेज बिल्डिंग्स क्या-क्या हैं एक शहर में, एक सूबे में उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। तो सर आपसे जानना चाहूँगी कैसा आर्किटेक्चर रहा है फ़ाज़िलका का? ज़ाहिर है अंग्रेज़ यहाँ रहे तो कुछ कॉलोनियल इफ़ेक्ट रहा ही होगा। उसके अलावा लोकली किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स कैसी हैं? आज की डेट में फ़ाज़िलका में कैसी कंस्ट्रक्शन हो रही है? कैसी प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग? इस पर भी थोड़ी-सी बात कीजिए सर। देखिए मैंने जैसे बताया कि ये प्लान्ड सिटी था तो ये ग्रिड आयरन रोड पैटर्न पे बना हुआ पूरा शहर है। सिटी सेंटर और वो सारे मतलब कमर्शियल प्लाज़ा मिक्स्ड लैंड यूज़ के ऊपर बसा हुआ सारी अच्छा, सड़कें और गलियाँ 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं एंड इट इज़ अ वेरी वेल प्लान्ड टाउनशिप। अगर मैं बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो जो 2 इसके बाज़ार हैं, वूल बाज़ार और वान बाज़ार, जो मेजर इकोनॉमिक हब माने जाते हैं, मतलब यहाँ की फ़ाज़िलका की वूल फ़ेमस थी, जो यूके तक जाती थी। तो जो अच्छा, ऐसी शॉप कम ऑफ़िस का जो आप चंडीगढ़ में देख रहे हैं, उसका अगर बेहतर वाला हिस्सा आपको देखना हो, तो फ़ाज़िलका मिलेगा, बड़ा आर्किटेक्चरली रिच नीचे आपकी शॉप है और ऊपर आपके घर और ऑफ़िसेज़ होते थे। तो वो पूरी स्ट्रीट है और लार्जली इट इज़ कुछ उसमें गॉथिक आर्किटेक्चर का भी कंपोनेंट मिलेंगे, बट लार्जली इट अच्छा। इज़ अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट मतलब आपको वो कॉलोनियल हैं और हुँ, क्लाइमेट को देखते हुए यहाँ पे जो पुरानी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे हमारा क्लॉक टावर हो गया, ब्रिक मैसनरी पे ऊपर मेजर काम हुआ है। हमारे अच्छा। कैनाल गेस्ट हाउस है, हमारा डिप्टी कमिश्नर का जो घर था, हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, गोल कोठी, जो पुरानी जितनी बिल्डिंग है, वो एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क के ऊपर ज़्यादातर काम हुआ हुआ है उसके ऊपर, ताकि बिल्डिंगें ठंडी रहें और टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हुँ, उस तरह इस पे बिल्डिंग्स पे और जैसे आपने कहा कि अभी क्या हो रहा है, तो अभी इट इज़ मोर लाइक कि बिना सोचे समझे एक जैसे हर शहर में हो रहा है कि आपके सूट विदाउट लुकिंग इनटू द सूटेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मॉडर्न बिल्डिंग बन रही हैं, जो चंडीगढ़ में बनती है, वही फ़ाज़िलका में भी बन रही हैं। जी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमारा वो नेचर के साथ इन सिंक है, तो बहुत सारा लोग स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हैं, ग्लास यूज़ कर रहे हैं, जो फर्दर उसको हुँ, हीट आइलैंड बनाता जा रहा है मतलब इट्स लाइक उसका आपका थर्मल कंफर्ट डिसअपीयर हो गया है नई बिल्डिंग्स में। बट जितनी जी, भी अब भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ठंडी और बेहतर है। जी सर। सर शहर की बात आती है तो शहरों में पहले हमारे पुराने शहरों में जैसे पानी की बहुत वैल्यू रही थी। पुराने शहरों की जब हमारे प्लानिंग रहती थी उसमें पानी वाटर बॉडीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस रहती थी। कहीं कुंड बनते थे, कहीं पर झीलें बनाई जाती थी ताकि वाटर प्रिज़र्वेशन भी हो। आपने कहा फ़ाज़िलका भी नदियों से घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है लेकिन उनकी अभी हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। तो जैसे प्याऊ होते थे शहरों में पहले पानी का शहर के साथ कैसा ताल्लुक है और आज के कॉन्टेक्स्ट में अब कैसा है, पहले कैसा था, उस पर भी थोड़ी-सी बात करते हैं सर। फ़ाज़िलका और उसकी वाटर बॉडीज़ का कैसा रिश्ता है? फ़ाज़िलका में देखिए इसकी शहर जैसे सारी मैं कहूँगा सिविलाइज़ेशन या जो भी शहर बसे, तो वो या तो रिवर के किनारे या किसी मेजर वाटर सोर्स के किनारे ही रहे। तो फ़ाज़िलका भी उनमें से था, तो हमारी एक बादा झील थी, जिसके किनारे शहर बसा था, करीब 200-250 एकड़ में थी। तो जो पहला सिटी बसाने से पहले मिस्टर ओलिवर ने अपना एक बंगला बनाया, तो फ़ाज़िलका का पुराना नाम भी बंगला ही कहते हैं। मतलब अगर आप लहंदे पंजाब की तरफ जाएँगे टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो वहाँ पे फ़ाज़िलका का नाम कोई नहीं लेता, वो बंगला ही कह के बुलाते हैं इसको। जी। तो उसे क्या कहते हैं कि
हम मतलब जो बादा झील के किनारे इस शहर को बसाया गया था बंगला, और फिर उसको 1844 में इसे सिटी में बना दिया। तो यहाँ पे बहुत पानी अच्छा था, और ये सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आके हर साल ताज़ा पानी आता था, और ये झील पानी से भर जाती थी, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। यहाँ कमल और बहुत सारे मोर, पशु-पंछी बहुत अच्छे होते थे। मतलब एक बहुत इकोलॉजिकली बहुत ही प्यारा-सा सिस्टम रहा। 1990-95 तक फिर कुछ हमारी वाटर ट्रीटीज़, कुछ डायवर्जन ऑफ वाटर एंड अनप्लान्ड डेवलपमेंट ने वो झील सुखा दी। तो अभी क्या है कि उसके सूखने के बाद, और मैंने बताया कि हम रिवर्स के साथ घिरे नहीं हुए हैं, हम ड्रेन्स के साथ घिरे हैं। तो ड्रेन्स में हमेशा गंदा पानी ही आता ज़्यादातर। तो वो करते-करते हमारा जो जिस सिटी की पहचान उसका पानी था, मतलब पानी के कारण ये शहर होंद में आया, वो पानी ही अब एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है वहाँ के लिए। बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। बहुत सारे हमारे किडनी और लिवर के पेशेंट आ रहे हैं, और टीडीएस सिटी का मतलब डब्ल्यूएचओ कहता है कि 150 से 250 के बीच में होना चाहिए, जो एक आम शरीर के लिए ज़रूरी होता है। और वो जो टीडीएस है, आप सोचिए कि फाजिल्का के पानी में 2800 तक पहुंच चुका है अभी। तो आप सोच सकते हैं, और इम्प्योरिटीज, फ्लोराइड, हम रेड जोन में हैं। यूरेनियम ट्रेसिस तक आए हैं, क्योंकि जो बुड्ढा नाला से डाइंग इंडस्ट्री का पोल्यूटेंट है वो भी ट्रैवल करके सतलुज के जरिए फाजिल्का पहुंच रहा है। हुँ, तो उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। अभी हमारी झील हम लड़ाई करके वापस ला पाए हैं। तो हमारी झील वापस जिंदा हो रही है, बड़ी हुँ, नहीं लेकिन छोटी हो रही है, उसमें ताज़ा पानी आएगा। तो शुरुआत हो गई है, कैनाल वाटर आने लग गया है, थैंक्स टू इंडियन आर्मी कि उन्होंने वो पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जिससे फाजिल्का तक वापस वो पीने आना। लेकिन ग्राउंड वाटर इज ए स्टिल चैलेंज फॉर अस। ओके। हुँ, हुँ। सर, शहर के लिए सिविल सोसाइटी जितना मर्जी काम करे, लेकिन जो सब्सटेंशियल काम रहता है वो सरकारों का ही रहता है। और सियासत के चलते जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी है, कई बार वो भी अटक जाते हैं, जिससे जनता को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने शहर में क्या-क्या परिवर्तन होते देखे हैं विद टाइम, और फाजिल्का के लिए आपका फ्यूचर विज़न क्या है उसके डेवलपमेंट को लेकर, या एज़ सच उसकी कम्युनिटी लाइफ़ को लेकर? जैसे हालात आज की डेट में चेंज हो रहे हैं, तो कम्युनल हार्मनी का एक शहर है। आप आने वाले 50 सालों में या 100 साल में फाजिल्का को कैसे डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं? आपका विज़न हम जानना चाहेंगे। हाँ, जी। विज़न से पहले मैं ये कहूँगा कि जो पॉलिटिकल था, कि हमारे लिए जैसे हमने बताया कि ग्रेजुएट्स वेलफेयर जो नाम रखा गया, वो जी। था कि एक पहले तो शहर को किसी एक नाम के ज़रिए इकट्ठा करना, फिर उन बातों को, तो हमें एक अच्छा शहरी भी बनना, मतलब अगर हम चाहते हैं कि सरकारें हमारे लिए काम करें, तो हमें एक अच्छा शहरी बन के भी वो अपनी बातें सही फोरम पे विद फैक्ट्स रखनी पड़ेंगी, तो वो जी। चलती रही। तो विज़न जो है कि यहाँ पे एक पॉपुलेशन विस्थापित हो रही है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। मतलब हमें डर है कि कहीं आने वाले टाइम में ये ओल्ड एज होम परफेक्ट ही ना हो जाए, कि हमें यंगर पॉपुलेशन यहाँ मिले ना। हुँ, हुँ। तो जो पुराना सिस्टम था, यहाँ पे सिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता था। 1940 में यहाँ पे पहला हायर एजुकेशन का एक इंडिविजुअल ने, श्री एम.आर. अग्रवाल ने अपना कॉलेज बसा दिया था। तो अब हम उस शिक्षा के ऊपर वर्जन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक मेडिकल कॉलेज हमसे छीन लिया गया था, और एक हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, खास करके टेक्निकल एजुकेशन, उसको हमें रिवाइव करना है कि ये एक एजुकेशन हब बने, वहाँ से बाहर से लोग भी यहाँ पे आएँ और यहाँ पे पढ़ें। साथ में जो सॉफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि कोरोना ने हमें बता दिया कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है। तो मैं ये कहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम छोड़िए, आप वर्क फ्रॉम होम टाउन करते हैं। तो आप अपने शहर में रह के भी उसको बड़ा कर सकते हैं। तो जो हमारी बैरन लैंड्स पड़ी हैं या कुछ है, तो हम कोशिश है कि एक छोटा-सा मिनी, मतलब आईटी पार्क टाइप हम बनाएँ, जहाँ पे हमारे ही यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ी-थोड़ी जगह दी जाए, कि जो आप दिल्ली, बैंगलोर में रह के अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ लगाएँ और यहीं के लोगों को रोज़गार दें। तो यहीं पे शिक्षा, यहीं पे रहना, तो उससे क्या होगा कि एक और आपकी स्टूडेंट लाइफ़, तो एक कल्चरल जो है कि एक यूथफुलनेस बरकरार रहेगी, और यूथ के पास, बुज़ुर्गों के पास एक विज़न होता है, सोच होती हुँ, है, और उसको पुश करने के लिए यूथ। तो अगर ये दोनों पढ़े-लिखे लोग एक ही जगह पे रहेंगे, क्योंकि फ़ाज़िल्का का तो हुँ, नाम फ़ज़ल मतलब अ लर्नर्ड पर्सन, तो जो उसका हुँ, पर्शियन मीनिंग ही लर्नर्ड पर्सन है। तो अगर ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ कायम कर पाए,
तो बाकी चीज़ें अपने आप बढ़ती रहेंगी और जो बेहतर मतलब हमारी बठिंडा एयरपोर्ट फंक्शनल हो गई है, उसको बेहतर कर दिया जाए और हमारी ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमें देश की राजधानी के साथ और चंडीगढ़ जो राज्य की राजधानी के साथ बहुत सीमलेस बेहतर कनेक्टिविटी कर देंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों को इसको ठीक कर पाएंगे और बाकी लोग खुद ही कर लेंगे, हमारा खाना पीना से लेके। और कोशिश ये रहेगी कि अभी कभी ऐसा माहौल बना कि हम ट्रेडिंग के लिए वो लिंक रिवाइव कर पाए आगे तक, क्योंकि ये कराची से सीधी जुड़ी है, तो अभी आपको कांडला पोर्ट जाना पड़ता है, जिसके लिए फाजिलका से सिर्फ 10 किलोमीटर का रेलवे लाइन जोड़ दीजिए, आपका सीधा सामान कराची पहुंच जाएगा और बहुत छोटे रास्ते से पहुंच जाएगा। जी, तो बहुत वो है कि इंटरनेशनली जो हम आवाज़ भी उठा सकते हैं उसके लिए। जी। तो that is the vision we carry, a better education system, a better employability वाली बातें करें हम। और ऐसे नहीं, कोई भी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो सॉफ्ट इंडस्ट्रीज हैं जिससे एनवायरमेंटल डैमेज ज़्यादा नहीं है, वैसी वाली कॉटन रिच बेल्ट है तो कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्री, तो वो सब चीज़ें अगर यहाँ हो जाएंगी और ट्रांसपोर्टेशन वाइज वेल कनेक्टेड है, तो जाहिर बात है कि अगले आने वाला 50 साल और भी बेहतर मिलेगा फाजिल का। सर बहुत ही अच्छा आपका प्लान है, रोड मैप बहुत अच्छा है। एजुकेशन और इंडस्ट्री अगर होगी तो प्रॉस्पेरिटी आनी तो निश्चित ही है। मैं कहता हूँ हमारा तो स्लोगन भी वही है कि अ सिटी दैट केयर्स, मतलब दैट इज आवर टैगलाइन। और जो दूसरा हम कहते हैं कि एक शहर हमारे सपनों का, एक शहर हमारे अपनों का, so that is the from past to future हम उसको रोप इन कर रखा है। so yeah। क्या बात है सर। तो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल जवाब का सेशन चला और फाजिल्का के बारे में हम इतना कुछ जान पाए, इतनी इन डेप्थ उसके अर्बन स्केप को हम समझ पाए, उसके इतिहास से लेकर उसकी सोशियोलॉजी तक। तो ये सब डॉक्टर नवदीप पसीजा की वजह से है। और अपने शहर को जितना प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे ही हम सबको अपने शहर को लेकर एक अपनापन होना चाहिए और एक स्पिरिट होनी चाहिए कि हम अपने शहर को कुछ बेहतर बना सकें। सिर्फ प्यार करने से नहीं चलता, उसको कुछ बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स जो लगते हैं वो भी हमें ऐसे ही अथक प्रयास अपने डालते रहने चाहिए। तो सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना समय दिया और हमारी ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया। मेरा ख्याल है कि हमारे बॉर्डर टाउन्स की जो पेचीदगियों को आपने डिस्कस किया, उससे हमें और एक नया व्यू मिला है कि कैसे बॉर्डर टाउन्स जो हैं उनकी एक कॉम्प्लिकेटेड पूरी बनावट रहती है और उसमें रहने वाले जो हैं वो कैसे उनको एक शहर जो है वो शेप करता है उनके एक्सपीरियंस को। बहुत शुक्रिया नवदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू, आपने मतलब फाजिल्का को चुना मतलब अपने इस शो के लिए। और आई एम श्योर बहुत लोगों तक ये जब बात पहुंचेगी लोग जान पाएंगे और वो जो कारवां आगे बढ़ेगा। और हमारी भी जो बात है, जो हमारी समस्याएं हमने बातें की आपके माध्यम के थ्रू, शायद उन कानों तक पहुंचे जहाँ पे वो मायने रखती हैं। और वो जो बदलाव का सिलसिला है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा थ्रू दिस वेरी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। एंड थैंक यू फॉर चूजिंग फाजिल्का फॉर योर शो। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड अगले सेशन में हम मिलेंगे एक नए बॉर्डर टाउन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। गुड बाय फ्रॉम ऐश्वर्या।